Hello students, today we are going to start new section that is current electricity। देखिए करंट का बेसिक आइडिया हमें है जब हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं तो चार्ज जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होता है। तो चार्ज फ्लो रेट जो होती है उसे हम करंट बोलते हैं। एक कंडक्टर जो होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो चार्ज फ्लो को रजिस्ट करता है जिससे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो इस सेक्शन के अंदर हम करंट और रेजिस्टेंस से रिलेटेड डिफरेंट जो कंसेप्ट है उनको स्टडी करेंगे। इस सेशन के अंदर हम लॉज और फिनोमेना को भी स्टडी करेंगे जिनके थ्रू एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हम उन फैक्टर्स को स्टडी करेंगे जो एक कंडक्टर की इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करते हैं। इस सेक्शन के अंदर हमारा जो मेन डिस्कशन होगा वो डीसी करंट पे होगा। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। तो देखिए कंडक्टर्स जो है वो मटेरियल होता है जिनके अंदर जो एटम्स होते हैं उनके आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं। तो वो अपनी ऑर्बिट जो है वो लीव करके बाहर आ जाते हैं और वो मटेरियल के अंदर फ्री मोशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्री मूव कर रहे हैं इनको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है करंट का फ्लो होता है वो इन फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो हाई होती है और रेजिस्टिविटी जो होती है वो लो होती है। दूसरे हमारे पास मटेरियल होते हैं वो होते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर वो मटेरियल होते हैं जिनमें जो एटम्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लूजली बाउंड नहीं होते हैं, मतलब वो स्ट्रांगली बाउंड होते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्री नहीं होते। इसलिए जब हम इन कंडक्टर्स पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट तो होते हैं बट वो अपने पेरेंट एटम जो है उनको लीव नहीं करते, है ना। तो जिसकी वजह से ये कंडक्टिविटी शो नहीं कर पाते। इनको बोलते हैं इंसुलेटर। तो इनकी कंडक्टिविटी जो है वो लो होती है और रजिस्टिविटी जो है वो ज़्यादा होती है। थर्ड टाइप के मटेरियल जो है वो है सेमीकंडक्टर। देखिए सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो लो टेम्परेचर पे इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, यानी लो टेम्परेचर पे उनकी कंडक्टिविटी जो है वो लो होगी। पर जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो कोवलेंट बॉन्ड जो है वो तोड़कर फ्री कंडीशन में आ जाते हैं जिसकी वजह से कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब हाई टेम्परेचर पर जब हमें देखेंगे तो हाई टेम्परेचर पे ये जो है वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे, यानी इनकी जो कंडक्टिविटी है वो अब इंक्रीज हो जाती है। तो इनमें जो करंट का फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की फॉर्म में होता है जिसे हम डिटेल में आगे स्टडी भी करेंगे। ठीक है, तो अभी इस सेक्शन के अंदर हमारा मेन जो डिस्कशन होगा वो कंडक्टर पे होगा जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चार्ज कैरियर होंगे। इनमें करंट का जो फ्लो होगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। देखिए सबसे पहले हम कंडीशन देखते हैं कि जहाँ हमने कंडक्टर पे कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया है ना। यानी कंडीशन ये है कि हमने जो कंडक्टर है ना उसमें कोई भी पावर सोर्स नहीं लगाया ओपन कंडीशन में। तो इस कंडीशन पे अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है वो वैसे होता है जैसे गैस चेम्बर, मतलब गैस के अंदर बॉक्स के अंदर जो गैस होती है उसका होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रैंडम मोशन करते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो फ्री मूव करेंगे और वो कोलिजन करेंगे। तो इस कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि जो नेट फ्लो ऑफ चार्ज होता है वो ज़ीरो होता है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे किसी एक सेक्शन पे डिस्कशन करें तो जितना चार्ज जो है वो लेफ़्ट से राइट जाता है उतना ही राइट से लेफ़्ट आता है। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि जो नेट चार्ज फ्लो होता है इस कंडीशन में वो ज़ीरो है। तो अगर नेट चार्ज फ्लो अगर ज़ीरो है ना, इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन के मूव करने का रीज़न है उनकी थर्मल एनर्जी। ठीक है, तो थर्मल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडम मोशन तो करेंगे, पर उस कंडीशन में नेट चार्ज फ्लो जो है वो ज़ीरो होगा। तो इस कंडीशन पे जो नेट करंट फ्लो होता है वो ज़ीरो होता है। ओके,
तो जब हम करंट फ्लो चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारा कंडक्टर है उसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। तो जब हम इस कंडक्टर पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं तो उसकी वजह से होगा क्या, जो मटेरियल है उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा जो इलेक्ट्रॉन्स को इसकी अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कराएगा, जिसकी वजह से इस सेक्शन के अंदर हम देखेंगे तो डेल्टा क्यू जो होगा अब नेट वो अब नॉन ज़ीरो मिलेगा। यानी इस कंडीशन पे हमारे पास करंट जो होगा वो अब नॉन ज़ीरो होगा। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं करंट होता क्या है। तो बेसिक आइडिया हमें है करंट का। अगर हम ये कंडक्टर लें, ठीक है, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करें, तो यहाँ पर अगर इस कंडक्टर के अंदर एक इमेजिनरी ये क्रॉस सेक्शन अगर मैं देखूँ तो हम क्या डिफाइन करते हैं करंट को, कि ये इमेजिनरी सेक्शन के परपेंडिकुलर जो चार्ज फ्लो हो रहा है ना, उसकी रेट जो होती है यानी पर सेकेंड जो चार्ज फ्लो हो रहा है उससे हम करंट डिफाइन करते हैं। तो हम अज्यूम करते हैं कि डेल्टा टी टाइम इंटरवल के अंदर डेल्टा क्यू चार्ज जो है वो इस सेक्शन से पास होता है परपेंडिकुलरली। ठीक है, तो उस कंडीशन पे हम जो करंट डिफाइन करते हैं आई एवरेज, वो हम डिफाइन करते हैं डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा क्यू जो है दैट इज नेट चार्ज फ्लो और डेल्टा टी जो है वो यहाँ पे टाइम इंटरवल है। तो ये है हमारे पास एवरेज करंट। देखिए अगर यहाँ पर जो टाइम इंटरवल हमने लिया है वो काफ़ी कम हो, यानी डेल्टा टी जो है वो अगर हम टेंस टू जीरो लिखें, तो उस कंडीशन में करंट जो हम डिफाइन करेंगे हम लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। यानी यहाँ पे हम करंट को बोल सकते हैं करंट इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, तो जो करंट होगा वो चार्ज फ्लो रेट जो होती है उसे हम डिफाइन करते हैं, इसकी यूनिट जो होती है वो होती है एम्पियर। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ओके, तो इससे रिलेटेड अगर हम इम्पोर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करें तो एक सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखिए यहाँ पे हमने कहा कि जो करंट है वो डी क्यू अपॉन डी टी के बराबर है। तो यहाँ पे डी क्यू अपॉन डी टी जो है दैट इज स्लोप ऑफ चार्ज टाइम ग्राफ। ठीक है, तो अगर हम चार्ज टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो वो हमें करंट की वैल्यू दे देगा। ठीक है, दूसरा रिलेशन हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर हम इसको ऐसे लिखें डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी, यानी दोनों तरफ अगर इंटीग्रेशन करें तो हमें मिलेगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। देखिए इंटीग्रेशन जो है वो एरिया रिप्रेजेंट करता है, यानी यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अगर हमें चार्ज फ्लो निकालना है तो वो एरिया ऑफ करंट टाइम ग्राफ के बराबर होगा। ठीक है, तो करंट टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो हमें चार्ज फ्लो देगा और चार्ज टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमें करंट देगा। ठीक है, तो अब हम इनसे रिलेटेड कुछ इलस्ट्रेशन देखते हैं। देखिए जैसे ये इलस्ट्रेशन हमें दिया है, यहाँ पे हमें बोला है कि जो चार्ज फ्लो है मतलब चार्ज का जो वेरिएशन है टाइम के साथ वो इस तरीके से दिया है, तो बताइए करंट जो है वो टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या होगा। ठीक है, तो एक टाइप क्वेश्चन ये हुए, तो इसमें हम करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे डी क्यू अपॉन डी टी 2t² प्लस 3। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास करंट का जो रिलेशन है वो मिलेगा 4t। तो करंट का टाइम के साथ जो वेरिएशन है वो ये है। ठीक है, हमें बोला है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो यहाँ से हमारे पास आई का रिलेशन आ जाएगा 4 × 2 यानी 8 एम्पियर। ओके, देखिए इसी सेक्शन में अगर हम देखें इसी टाइप के क्वेश्चन में हम देखें तो सेकंड इसमें क्वेश्चन ये भी आते हैं कि हमें करंट दिया होता है और उससे चार्ज फ्लो पूछा जाता है। जैसे अगर हमें बोला जाए करंट का जो वेरिएशन है वो यहाँ पे 2t के अकॉर्डिंग है। ओके, तो फाइन
चार्ज फ्लो इन 2 सेकेंड। ठीक है, तो 2 सेकेंड के अंदर जो चार्ज फ्लो है वो कितना होगा, तो उसका रिलेशन हम लिखेंगे Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई डी टी, T1 से T2 के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ से हम जो करंट है उसका रिलेशन रख देते हैं, तो Q इज इक्वल टू आएगा इंटीग्रेशन 2T dt टाइम 0 से 2। ठीक है, तो जो चार्ज फ्लो है उसका रिलेशन हमें मिलेगा, वो मिलेगा T², लिमिट हमें रखनी है 0 से 2, यानी Q जो है वो हमें मिलेगा 4 कूलम। यानी फर्स्ट 2 सेकेंड के अंदर टोटल 4 कूलम चार्ज जो है वो सर्किट के अंदर फ्लो होगा। अब हम दूसरा इलस्ट्रेशन देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमें बोला है कि चार्ज पासिंग थ्रू रजिस्टर इज वेरिंग विद टाइम एज ऑन फिगर, द अमाउंट of heat generated in time t is best represented as a function of time। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ जो है वो दिया हुआ है चार्ज और टाइम के बीच। ठीक है, तो अब हमें इस ग्राफ से फाइंड करना है कि जो हीट जनरेटेड है, हीट जनरेटेड का रिलेशन होता है I²R T। तो देखिए हीट जनरेटेड का रिलेशन जो हमें निकालना है उसके लिए हमें I का रिलेशन पता होना चाहिए। तो यहाँ से देखते हैं, तो देखिए ग्राफ जो है, इस ग्राफ का स्लोप जो है वो हमें करंट देता है, हमने ये स्टडी किया है। तो अगर इस कंडीशन में हम अगर ग्राफ का स्लोप निकालेंगे, स्लोप मतलब करंट इज इक्वल टू, तो इसका जो स्लोप होगा वो होगा -5/1, है ना। स्लोप जो है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पे जो करंट का रिलेशन आएगा वो आएगा -5 एम्पियर, है ना। देखिए यहाँ पे -5 जो है वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। करंट की वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं होती, वो मैग्नीट्यूड ही होता है। माइनस साइन जो है वो यहाँ पे डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर सकता है। तो यहाँ पे करंट का रिलेशन आया 5 एम्पियर। ठीक है, अब हम हीट जनरेटेड का रिलेशन देखें अगर, तो हमें मिलेगा H इज इक्वल टू -5²। ठीक है, आर टी। ठीक है, तो यहाँ पे H का रिलेशन कुछ आ रहा है 25 RT। मतलब यहाँ से हम देख रहे हैं तो जो हीट है दैट इज प्रोपोर्शनल टू टाइम आ रही है, यानी ऑप्शन सी जो है वो इसका बेस्ट रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ कुछ और रिलेशन दिया होता कि करंट का कोई वेरिंग पोर्शन आता तो उसके अकॉर्डिंग कोई और ग्राफ भी हो सकता था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिलेशन। देखिए हमें यहाँ पे बोला है वेरिएबल करंट फ्लोज थ्रू अ वॉट रजिस्टर फॉर 2 सेकेंड, द टाइम डिपेंडेंस ऑफ करंट इज ऑन फिगर। ऑप्शन ए बोला है कि टोटल चार्ज फ्लो थ्रू रजिस्टर इज 10 कूलम। ऑप्शन बी बोला है एवरेज करंट, है ना। पहले तो टोटल चार्ज पूछा है, दूसरे में पूछा है एवरेज करंट थ्रू रजिस्टर इज 5 एम्पियर। ऑप्शन सी पूछा है टोटल चार्ज फ्लो थ्रू रजिस्टर इज 5 कूलम, एंड ऑप्शन डी बोला है एवरेज करंट फ्लो थ्रू रजिस्टर इज 10 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ 4 ऑप्शन में से हमें देखना है कि कौन कौन से ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम ग्राफ को अगर हम देखें, तो ये ग्राफ जो है वो करंट और टाइम में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टोटल चार्ज। तो देखिए अभी हमने पॉइंट पढ़ा था कि ये जो टोटल चार्ज होता है ना, इंटीग्रेशन आई डी टी होता है, दैट इज एरिया ऑफ आई टी ग्राफ। तो यहाँ से हमें जब चार्ज फ्लो निकालना है तो हमें काम करते हैं, इस ग्राफ का एरिया निकाल लेते हैं। इस ग्राफ का बेस जो है वो 2 सेकेंड है और हाइट जो है वो 10 है। तो इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो होगा हाफ हाइट जो है वो 10 एम्पियर और बेस जो है वो है 2 सेकेंड। तो जो चार्ज आएगा वो आ जाएगा 10 कूलम। ठीक है, तो इस सर्किट के अंदर जो नेट करंट फ्लो होगा, सॉरी चार्ज फ्लो होगा, वो होगा 10 कूलम, यानी ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ठीक है, इसमें दूसरी चीज़ जो हमें पूछी हुई है वो हमें पूछा है बताइए टोटल जो सॉरी एवरेज करंट जो है वो कितना होगा। देखिए एवरेज करंट का जो हमने रिलेशन देखा था वो था डेल्टा क्यू, यानी नेट चार्ज फ्लो अपॉन टाइम इंटरवल डेल्टा टी।
तो ग्राफ से हमें देखें तो जो डेल्टा टी है वो 2 सेकेंड का है और 2 सेकेंड के टोटल चार्ज फ्लो है वो 10 कूलम्ब का है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन मिलता है 5 एम्पियर। ठीक है, तो इसमें एवरेज करंट जो होगा रजिस्टर के अंदर वो 5 एम्पियर होगा, यानी ऑप्शन बी भी करेक्ट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी एंड डी जो है वो दोनों गलत होंगे। अब हम देखते हैं करंट डेंसिटी। देखिए, जब हम किसी कंडक्टर की बात करते हैं तो जो कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होता है, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे और जो करंट का फ्लो होगा, वो करंट जो है वो चार्ज फ्लो पे डिपेंड करता है और टाइम पे डिपेंड करता है। बाकी इसमें हमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन का, जो कंडक्टर के अक्रॉस हम देखेंगे तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन का कोई आइडिया नहीं होता। जैसे ये कोई क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से करंट कितना फ्लो हो रहा है वो हम टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम से देखते हैं। अब अगर यहाँ पे हम किसी पॉइंट पी पे करंट डेंसिटी देखना चाहें तो वो कैसे देखेंगे? तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे हम एक छोटा सा सेक्शन लेंगे जिसका एरिया जो होगा वो ds होगा। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि इस जो सेक्शन है, सेक्शन के परपेंडिकुलर जो है वो कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। जैसे छोटा सा एरिया डेल्टा एस लिया और इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो डेल्टा आई है। तो यहाँ पर जो करंट डेंसिटी होती है जे, जिसे जे से डिनोट करते हैं, वो होगा करंट पर यूनिट एरिया जो सेक्शन से परपेंडिकुलर फ्लो हो रहा है। यानी ये करंट होगा डेल्टा आई, ये वो करंट है जो सेक्शन के परपेंडिकुलर फ्लो हो रहा है, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा एस। ठीक है, इसकी यूनिट होगी वो होगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हमारे पास एवरेज करंट डेंसिटी का रिलेशन है। यहाँ से भी अगर हम देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे डेल्टा एस जो है, जो एलिमेंट हम ले रहे हैं वो काफ़ी छोटा है, डेल्टा एस अगर टेंस टू 0 है, तो उस कंडीशन में हम लिख सकते हैं जे इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एस टेंस टू 0 डेल्टा आई अपॉन डेल्टा एस। तो जिसको हम लिखेंगे जे इज इक्वल टू टी आई अपॉन टी एस। ये हमारे पास है इंस्टेंटेनियस करंट डेंसिटी। तो किसी पॉइंट पी पे है ना, एट एनी पॉइंट पी पे बात करेंगे तो वहाँ पे करंट डेंसिटी का रिलेशन जो है वो आएगा डी आई अपॉन डी एस। ठीक है, अब ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि जैसे हमने देखा था करंट, तो करंट जो था वो एक स्केलर क्वांटिटी थी, बट यहाँ पर जे जो होता है कि वेक्टर क्वांटिटी होती है। देखिए कैसे, यहाँ से हमारे पास जो डी आई का रिलेशन आता है, डी आई इज इक्वल टू होता है वो होता है जे डी एस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो आई का रिलेशन आएगा वो लिखा जाएगा डेल्टा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जे डी एस, और उसका वेक्टर फॉर्म जो है वो हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये है हमारे पास इसका वेक्टर फॉर्म। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, बट हमारे पास करंट डेंसिटी जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। जे इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी और उसका रिलेशन होगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जे डॉट डी एस। देखिए, अगर हमारे पास जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें, जैसे कि ये पूरा सेक्शन दिया हुआ है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म है। करंट डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म, यानी इसके हर एक सेक्शन से देखिए जो करंट का फ्लो हो रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो यूनिफॉर्म है। तो उस कंडीशन में हम करंट डेंसिटी जो है वो जे इज इक्वल टू आई अपॉन एस लिख सकते हैं। यहाँ पे आई जो है वो सेक्शन से टोटल करंट है और एस जो है वो सेक्शन का टोटल एरिया है। जैसे कि ये सेक्शन है, इसका टोटल एरिया जो है वो 2 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, और जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है वो 10 एम्पियर है, और ये जो है वो करंट पूरे सेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उस कंडीशन में करंट डेंसिटी जो है वो हम सीधे 10/2 5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारे पास हुआ एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि अगर करंट जो है जो हम सेक्शन पे देख रहे हैं, अगर वो करंट जो है वो उस सेक्शन के परपेंडिकुलर ना हो, तो जैसे कि अगर ये जो करंट फ्लो हो रहा है
और जो सेक्शन हम देख रहे हैं वो किसी एंगल पे है। ये वो सेक्शन है जिसके थ्रू जो है वो हम करंट फ्लो देखना चाह रहे हैं, करंट डेंसिटी जिस पे देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो नॉर्मल वेक्टर है वो ये होगा, ये है हमारे पास एन कैप। एन कैप जो है इस सरफेस का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, यानी इसका जो एरिया वेक्टर जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। और ये है हमारे पास करंट फ्लो, और इन दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा है तो उस कंडीशन पे हम जे जो है, जे फाइंड करने के लिए आई अपॉन आई के परपेंडिकुलर जो सरफेस एरिया का कंपोनेंट है वो लेते हैं। तो अब देखिए इस कंडीशन पे अगर दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है तो जो एरिया होगा, एरिया का जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा कॉस कंपोनेंट, यानी ये हो जाएगा आई अपॉन एस कॉस थीटा। ठीक है, तो इसमें ऐसे भी हम लिख सकते हैं डेल्टा एस। ठीक है, ये एरिया जो है वो डेल्टा एस, छोटा सा सेक्शन लिया था हमने। तो जे इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा जे इज इक्वल टू आई अपॉन डेल्टा एस कॉस थीटा। तो एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं। देखिए जैसे हमें यहाँ पे बोला है कि जो इलेक्ट्रॉन बीम हैज़ अपेचर ऑफ 1 mm स्क्वायर, टोटल 6 × 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स गो थ्रू एनी परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड। ओके, परपेंडिकुलर भी बोला है और क्रॉस सेक्शन से पर सेकेंड इतने जो है वो इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं। तो पूछा है कि करंट और करंट डेंसिटी जो है वो इस बीम की वो क्या होगी। तो सिंपल रिलेशन है, सबसे पहले तो हम करंट फाइंड करते हैं। तो देखिए करंट का जो रिलेशन होगा आई इज इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन डी टी, है ना, डेल्टा टोटल चार्ज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। हमें बोला है कि जो टोटल चार्ज है वो फ्लो होगा वो होगा एन ई के बराबर अपॉन टाइम जो है वो 1 सेकेंड बोला है। तो इस कंडीशन पे जो करंट फ्लो होगा आई दैट इज इक्वल टू एन ई, है ना, टाइम 1 सेकेंड है। एन हमें दिया हुआ है वो है 6 × 10⁻10, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 1.6 × 10⁻19। तो ये हमारे पास रिलेशन आएगा 6 × 1.6 यानी 9.6 × 10⁻9 एम्पियर। ठीक है, यानी कि यहाँ से 9.6 नैनो एम्पियर जो है वो करंट फ्लो हो रहा है। अच्छा, इसमें दूसरी चीज हमें पूछी हुई है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी होता है जे इज इक्वल टू करंट अपॉन एरिया। तो यहाँ पे जो बीम है, इलेक्ट्रॉन बीम जो दी हुई है उसका जो अपेचर है एरिया वो हमें दिया हुआ है वो है 1 mm²। ठीक है, तो जे हम निकालेंगे यहाँ से, जे हमें मिलेगा जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए, और आई हमें मिला 9.6 × 10⁻⁻9, और एरिया जो है वो है 1 mm², जिसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। तो करंट डेंसिटी इसके लिए हमें मिलेगी वो मिलेगी 9.6 × 10⁻³ एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो याद रखिएगा करंट जो है वो एरिया पे डिपेंड नहीं करता, बट यहाँ पर जो करंट डेंसिटी होगी, है ना, करंट डेंसिटी जो है वो एरिया पे डिपेंड करेगी। मतलब अगर मैं कंडक्टर की बात करता हूँ तो कंडक्टर का अगर जो सेक्शन है, इस सेक्शन से जो करंट है आई इन और आई आउट जो है वो दोनों इक्वल होगा। ठीक है, आई इन और आई आउट जो है वो इक्वल होगा, पर करंट डेंसिटी जो है वो एरिया पे डिपेंड करती है। तो सेक्शन का अगर एरिया चेंज होगा तो करंट डेंसिटी अलग हो सकती है। ठीक है, करंट डेंसिटी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि एक जो कंडक्टर है उसके अंदर करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन उसकी क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस है वो यूनिफॉर्म नहीं है, और हमें बोला है कि करंट डेंसिटी का जो रिलेशन है ना, क्रॉस सेक्शन या के अकॉर्डिंग हम जो करंट का वेरिएशन देख रहे हैं वो हमें दिया हुआ है कुछ ए, कोई कांस्टेंट है ए आर। ठीक है, यहाँ पे आर जो है दैट इज रेडियस। अगर हम इस कंडक्टर की एक्सिस पे बात करें तो आर जो है यहाँ पे किसी पॉइंट पे, है ना, ये डिस्टेंस आर है। ए जो है वो कांस्टेंट है और जे जो है वो करंट डेंसिटी है। तो किसी भी सेक्शन से जो नेट करंट फ्लो हो रहा है वो हमें फाइंड करना है। फाइंड
करंट फ्लो थ्रू सेक्शन ऑफ रेडियस आर। ठीक है, तो हम एज्यूम करते हैं कि जो सेक्शन है इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। ठीक है, तो देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। करंट का रिलेशन हमें पता है, जब हमें करंट फाइंड करना है तो आई का रिलेशन हम लिखेंगे आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जे वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ओके, तो हम क्या करेंगे, जो कंडक्टर बोला है उसका एक सेक्शन हम लेंगे, जैसे कि ये पूरा कंडक्टर बोला है। ठीक है, तो इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे हम एक एलिमेंट लेते हैं जिसकी थिकनेस जो है वो हम लेंगे डी आर। ठीक है, ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट की जो थिकनेस है वो है डी आर। ठीक है, तो इसके लिए हम डी एस लिख लेंगे, डी एस इजिकल टू होगा वो होगा 2 पाई आर इंटू डी आर। ठीक है, तो अब हम इसको करंट के रिलेशन में रख देते हैं। तो देखिए, तो अब हमारे पास करंट का जो रिलेशन आएगा आई इजिकल टू इंटीग्रेशन जे का रिलेशन हो जाएगा ए आर के बराबर, और जो डी एस है उसकी जगह हम लिखेंगे 2 पाई आर डी आर। ठीक है, जो पूरा सेक्शन है उसकी रेडियस जो है वो 0 से कैपिटल आर वेरी कर रही है, तो लिमिट हमने रख दी। ए और 2 पाई जो है वो कांस्टेंट है जिसको हमने बाहर ले लिया, यहाँ पर आएगा इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी आर लिमिट 0 से कैपिटल आर। ठीक है, तो करंट का रिलेशन आएगा 2 पाई ए आर क्यूब अपॉन 3 0 से आर। ठीक है, तो करंट का वेरिएशन जो होगा सेक्शन के अकॉर्डिंग वो इस तरीके से होगा, और पूरे सेक्शन से जो करंट फ्लो होगा वो यहाँ से आ जाएगा 2 पाई ए आर क्यूब अपॉन 3। ठीक है, तो रिलेशन आएगा 2 पाई 3 पाई ए आर क्यूब। तो वो सेक्शन से जो टोटल करंट फ्लो हो रहा होगा पर सेकेंड वो इतना होगा। तो अभी हमने स्टडी किया करंट और करंट डेंसिटी को। अब हम बात करते हैं ड्रिफ्ट स्पीड की। देखिए, जब हम किसी कंडक्टर की बात करते हैं जहाँ पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई किया, तो उस कंडीशन पे हमने देखा था कि जो उसका रैंडम मोशन होता है उसकी वजह से नेट चार्ज फ्लो ज़ीरो होता है, क्योंकि चार्ज का हम नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो मानते हैं। बट अगर हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं तो होगा क्या उस कंडीशन पे। तो उस कंडीशन पे हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है उस पर फोर्स लगता है, वो लगता है अपोजिट डायरेक्शन पे, है ना। जैसे कि ये जो कंडीशन है, अभी हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट किया है कंडक्टर के अक्रॉस, ये जो कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट किया है। ठीक है, ये हमने रखा पॉजिटिव टर्मिनल और ये रखा नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वो प्लस से माइनस होगी, तो ये हमने डायरेक्शन रखी। तो अब हम क्या देखते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक है, ये अपना रैंडम मोशन करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, रैंडम मोशन के थ्रू अपने जो दूसरे स्टेशनरी कंडीशन में पॉजिटिव चार्ज है उनके साथ कॉलिजन करेगा। ठीक है, इनके कॉलिजन ऐसे होते हैं कि ये कॉलिजन के बाद रेस्ट में आ जाते हैं और फिर वापस एक्सलेट होते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन पे तो नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, पर जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अब ड्रिफ्ट होते हैं। यानी पहले कंडीशन पे तो पार्टिकल जो था, ये वाला पार्टिकल घूम के एक्स पे आ जाता था, बट अब इस कंडीशन पे जब हमने यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है तो इलेक्ट्रिक जो चार्ज है, जो नेगेटिव चार्ज है, उस पर फोर्स लगा जिसकी वजह से वो ड्रिफ्ट हुआ है एक्स से वाई, है ना। फोर्स का हमें रिलेशन बताया, एफ इजिकल टू हमारे पास क्यू ई आता है। ठीक है, तो अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि इसका जो ड्रिफ्ट है वो ड्रिफ्ट अगर एल है, ओके, और जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम है टी इजिकल टू जीरो से यहाँ स्टार्ट किया था और यहाँ पर जो टाइम लगा वो कोई टाइम टी लगा है, तो उस कंडीशन पे इसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, अगर यहाँ पर ड्रिफ्ट जो है वो एल है और जो टाइम है अगर टी है, तो उस कंडीशन पे उसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है
वो हम डिफाइन कर सकते हैं L/T। ठीक है, तो अब हम ड्रिफ्ट जो वेलोसिटी है उसका रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब आएगी, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे। तो जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, तो हमें कुछ अजम्पशन देखने होंगे। तो ये अजम्पशन हम देखते हैं कि जब चार्ज की बात करते हैं, तो चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मोशन करता है, तो हर एक कोलिजन के बाद उसकी स्पीड जो है वो ज़ीरो हो जाती है। ज़ीरो होने के बाद क्या होगा, उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वो लगेगा F=QE। तो इस कंडीशन पे जो इसका एक्सलेशन होगा F/m, यानी QE/m। ठीक है, और फिर बाद में जब फाइनल वो कोलिजन करेगा तो उसकी वेलोसिटी फाइनली ज़ीरो हो जाएगी। तो एक कोलिजन और दूसरे कोलिजन के बीच का डिस्प्लेसमेंट हम निकाल सकते हैं, और एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है उसे हम बोलते हैं एवरेज कोलिजन टाइम। तो यहाँ पे इसके मूवमेंट की बात करें, जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जैसे हम कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन पे उसकी इनर्शियल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो है। एक्सलेशन जो है अभी हमने देखा वो है QE/m, और जो चार्ज होगा वो E होगा। तो हम इसका एक्सलेशन लिखेंगे EE/m। ठीक है, तो अब हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं कि एक कोलिजन और दूसरे कोलिजन के बीच में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो हम सेकेंड इक्वेशन यूज़ करेंगे काइनेमेटिक्स की, क्योंकि यहाँ पे एक्सलेशन जो है वो तो कांस्टेंट है। तो यूनिफॉर्म एक्सलेशन की कंडीशन पे हम काइनेमेटिक्स की सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं। हम लिखेंगे S=UT+12AT², जिसकी इनर्शियल वेलोसिटी 0 है, प्लस हाफ एक्सलेशन हम लिखेंगे EE/m, और जो टाइम होगा टाउ²। ठीक है, यहाँ पे टाउ जो है इसका एवरेज कोलिजन टाइम है। ठीक है, ये है हमारे पास एवरेज कोलिजन टाइम। ठीक है, तो सक्सेसिव कोलिजन्स जो होंगे उनके अंदर जो टाइम इंटरवल है वो हम यहाँ से देख लेंगे। तो देखिए t=0 से t=टाउ तक यहाँ पे एक कोलिजन हुआ और उसने डिस्टेंस जो कवर की वो l की। तो अब यहाँ से हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन देख लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन आएगा vd, वो है यहाँ पे लेंथ L/टाइम। लेंथ हमारे पास आई है, वो आई है हाफ E/m टाउ²/टाउ। तो जो vd का रिलेशन हमें मिला वो मिला E/2m टाउ। ठीक है, यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो रैंडम मोशन होता है ना, वो कोई कंट्रीब्यूट नहीं करता। ये ड्रिफ्ट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और यहाँ पे टाउ जो है उसका एवरेज कोलिजन टाइम है। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, vd=E/2m E। ये होगा हमारे पास वेक्टर और ये भी होगा वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म है। देखिए यहाँ पे अगर हम इस क्वांटिटी को देखें, अगर ये वाली जो क्वांटिटी है, ये पूरी क्वांटिटी जो है दैट इज डिपेंड्स ऑन मटेरियल प्रॉपर्टी एंड टेम्परेचर, है ना। तो अगर एक गिवन टेम्परेचर पर बात की जाए तो यहाँ पर ये जो क्वांटिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, जो मेटेरियल पे डिपेंड करती है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन हम इस फॉर्म में भी लिखते हैं। हम लिखते हैं vd=μ E वेक्टर। ठीक है, ये हमारे पास इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन। यहाँ पे म्यू जो होते हैं उसे हम बोलते हैं मोबिलिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, मोबिलिटी ऑफ चार्ज जो है ये डिफाइन होता है एज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, जिसकी वजह से हम बता पाते हैं कि कोई मटेरियल जो है वो कितना इजीली जो है वो करंट का फ्लो करवा पाता है। मीन्स अगर एक मटेरियल है जिसकी मोबिलिटी जो है वो दूसरे मटेरियल से अगर ज़्यादा है, तो इसका मतलब हुआ कि उस मटेरियल के अंदर चार्ज जो है वो इजीली फ्लो हो सकता है। तो यहाँ से हमारे पास म्यू जो है उसका रिलेशन आ जाएगा, वो होगा v/d।
वी डी अपॉन ई। तो यहाँ पे जो मोबिलिटी होगी वो मेटेरियल पे डिपेंड करेगी, ना वी डी पे डिपेंड करेगी, ना इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगी। ओके, तो जैसे हम बोल सकते हैं मोबिलिटी फॉर सिल्वर एंड मोबिलिटी फॉर आयरन। तो हमें पता है कि जो कंडक्टिविटी है ना, जो चार्ज का फ्लो है वो सिल्वर में इजीली हो जाता है, तो यहाँ पे जो मोबिलिटी जो है वो सिल्वर की ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू आयरन। ओके, तो ये डिपेंड करेगा मटेरियल प्रॉपर्टी पे।